वेलकम टू पनेशिया। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड वीक ऑफ जून के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंडर कंडक्ट हुई है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ओशन कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। ये ओशन कॉन्फ्रेंस का थर्ड एडिशन था। फर्स्ट एडिशन ऑफ ओशन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन न्यूयॉर्क इन 2017. द सेकेंड एडिशन वाज हेल्ड इन लिस्बन इन 2022 एंड थर्ड एडिशन हेल्ड इन फ्रांस, जो कि अभी लेटेस्ट एडिशन है, जो कि 9 to 13 जून 2025 तक कंडक्ट हुआ। इसमें अटेंड करने के लिए इंडिया के काउंसिल मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे। कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो एक चीज लॉन्च करी गई है ब्राजील एंड फ्रांस की तरफ से। ब्राजील एंड फ्रांस ने एक ब्लू नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस को लॉन्च किया है, ताकि ओशंस का जो टारगेट है, ओशंस का जो रोल है क्लाइमेट चेंज के साथ रिलेटेड, उसको आपस में लिंक किया जा सके। नेशनल डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस जो पेरिस एग्रीमेंट के अंडर और क्लाइमेट चेंज के अंडर कंट्रीज एंड मेंबर कंट्रीज डिक्लेयर करती हैं, वैसे ही उन्होंने अपने ओशंस के रिलेटेड एनडीसीज को प्रेजेंट किया है और बाकी कंट्रीज को चैलेंज किया है कि वो भी इस चीज में कंट्रीब्यूट करें। और इन ब्लू एनडीसीज को ऑलरेडी 8 कंट्रीज ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। दीज आर द 8 कंट्रीज जिन्होंने ऑलरेडी इसको ज्वाइन कर लिया है। इसी के साथ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज और रिलेटेड है, दैट इज ट्रीटी ऑफ हाई सीज। इंडिया ने पिछले साल सितंबर में एक ट्रीटी साइन करी यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस के अंडर, जिसको ट्रीटी ऑफ द हाई सीज बोला जाता है। हाई सीज के एरिया में कैसे हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उसके रिलेटेड क्या लॉज होंगे, उसके साथ वो ट्रीटी डील करती है। लेकिन इंडिया ने अभी तक उस ट्रीटी को रेटिफाई नहीं किया है और उस ट्रीटी के लिए मैक्सिमम 60 कंट्रीज का उसको रेटिफाई करना ज़रूरी है, तभी उसको लागू किया जा सकता है। तो इंडिया अभी सिर्फ साइनिंग पार्टी में आता है, इंडिया अभी तक उसकी रेटिफाइंग पार्टी में नहीं आता है। अभी सिर्फ 49 कंट्रीज ने उसको रेटिफाई करा है, तो अभी तक वो जो ट्रीटी है वो लागू नहीं हुई है। मोस्ट प्रोबेबली जब तक 60 मेंबर कंट्रीज कंप्लीट हो जाएंगी तो वो उसको लागू कर देंगे। तो ट्रीटी ऑफ द हाइस इज इंपॉर्टेंट, ब्लू एनडीसीज इज इंपॉर्टेंट, और इस इनिशिएटिव को भी अभी तक इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस एंड सिंस इंडिया हैज अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस, तो ये अपने आप में इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। नेक्स्ट इन न्यूज इज वेस्ट पिकर एन्यूमरेशन ऐप। वेस्ट पिकर एन्यूमरेशन ऐप मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर लॉन्च करी गया एक एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन जो एक ओवरऑल लॉन्च स्कीम के अंडर लॉन्च करा गया, जो स्कीम का नाम है नमस्ते स्कीम। नमस्ते स्कीम का फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ये जो स्कीम है और ये जो एप्लीकेशन है, ये डील करती है इंडिया के सैनिटेशन वर्कर्स के साथ। इस नमस्ते स्कीम के अंडर, इस एप्लीकेशन के अंडर जो इंडिया के सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनको रजिस्टर किया जाएगा। रजिस्टर करने से उनको कुछ फ़ायदे मिलेंगे। वो फ़ायदे क्या होंगे, जैसे कि उनको ऑक्यूपेशन के एक फ़ोटो ID कार्ड्स दिए जाएंगे टू ऑल द वेस्ट पिकर्स। उनको हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड करी जाएगी आयुष्मान भारत के अंडर। PPE किट्स प्रोवाइड करी जाएंगी, कैपिटल सब्सिडीज दी जाएंगी ताकि वो अपने इक्विपमेंट्स को इनोवेट कर सकें, एंड उनको स्किलिंग प्रोवाइड करी जाएगी। इसके अलावा वेस्ट पिकर कलेक्टिव्स को इनहांस किया जाएगा, जिसके अंडर ड्राई वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स इंडिया में और ज़्यादा एस्टेब्लिश किए जाएंगे। तो ये इन वेस्ट पिकर जो इंडिया के इंपॉर्टेंट वर्कर कैटेगरी का एक पार्ट है, उनको और ज़्यादा इंडिया में रिकॉग्निशन देने के लिए ये एप्लीकेशन है। तो एक तो स्कीम का नाम हम याद रखेंगे, नमस्ते स्कीम, उसकी फुल फॉर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है और इस एप्लीकेशन का पर्पस क्या है। नेक्स्ट इन द न्यूज वी हैव नरेंद्र मोदी ऐप के ऊपर नमो ऐप जो है, जिसका पूरा फुल फॉर्म है नरेंद्र मोदी ऐप। इस ऐप के ऊपर एक सर्वे लॉन्च किया गया है जिसका नाम है जनमन सर्वे। ये उस दिन लॉन्च किया जिस दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर बने हुए, नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बने हुए 11 साल पूरे हो चुके हैं। तो उस दिन उन्होंने एक सर्वे लॉन्च किया जिसमें लोग वहां जाकर गवर्नमेंट के बारे में कुछ रिव्यूज दे सकते हैं। एंड ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ लॉन्चिंग, उत्तर प्रदेश हैज लीड इन रिस्पॉन्सेज with 1,41,750 responses on the very first day जिस दिन ये सर्वे लॉन्च हुआ। तो आप लोग भी इस एप्लीकेशन पे जाके सर्वे को कंडक्ट कर सकते हैं और वहाँ जाके गवर्नमेंट को अपने ऑनेस्ट रिव्यूज़ दे सकते हैं कि उन 11 सालों में आपने कैसा एक्सपीरियंस रहा गवर्नमेंट के साथ। कोई भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स आप वहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट इन द न्यूज़ वी हैव इंडियाज पॉपुलेशन रीचेस 1.46 बिलियन। देयर इज अ रिपोर्ट फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस और इस रिपोर्ट का नाम है द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस रिपोर्ट
by United Nation Population Fund and 2025 State of the World Population Report. और हर साल ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन इशू करता है रिलेटेड टू द पॉपुलेशन पैरामीटर्स, और ये रिपोर्ट ये कहती है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 2025 में 1.46 बिलियन पर पहुंच जाएगी, विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। और पॉपुलेशन का एक पीक आएगा, दैट विल बी 1.7 बिलियन इन 2060s। उसके बाद इंडिया की पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखने को मिलेगा। क्यों डिक्लाइन होगा? क्योंकि इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है वो फर्टिलिटी रेट 2 से कम होकर 1.9 पर आ चुका है। ऑल्दो ये 1.9 वाला डाटा काफी टाइम से हमें न्यूज में और सोशल मीडिया साइट्स पे देखने को मिल रहा है। नाउ अंडर दिस रिपोर्ट दे हैव फॉर्मली डिक्लेयर्ड इट। एंड 1.9 जो है फर्टिलिटी रेट वो रिप्लेसमेंट रेशियो को कंप्लीट नहीं करता। मतलब एक कपल आगे 2 बच्चे अगर मिनिमम छोड़ के नहीं जा रहा पॉपुलेशन में, तो वो अपने आप को 100% रिप्लेस नहीं कर रहा। सो ड्यू टू द चेंजिंग कंडीशंस, ड्यू टू द चेंजिंग सोशल फैक्टर्स, अभी जो लोग हैं उनमें रिप्रोडक्टिव जो रेट है, जो फर्टिलिटी रेट है इंडिया का, वो कम होता जा रहा है, जिससे हमारे पास इंडिया में हम एक ये कह सकते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड की अवेलेबिलिटी सिर्फ 2060 तक होगी, जिसको सरकार यूटिलाइज करके मैक्सिमम कंट्री को ग्रो कर सकती है। उसके बाद ड्यू टू लेस फर्टिलिटी रेट इंडिया की पॉपुलेशन कम होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास डाटा है, दीज आर द चेंजेस जो इंडिया की पॉपुलेशन एट प्रेजेंट जो प्रेवलेंट है। 0 to 14 मतलब चाइल्ड कैटेगरी में 24% पॉपुलेशन आ रही है, 10 to 19 ईयर्स में 17%, 10 to 24 ईयर्स में 26%। इंडिया की एट प्रेजेंट 68% पॉपुलेशन वर्किंग एज ग्रुप की कैटेगरी में आती है। इसके अलावा 7% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज ओल्ड एज जो 65 प्लस कैटेगरी में जा चुके हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो इंडिया में मेन कैटेगरी में इट इज 71 ईयर्स एंड इन वुमेन कैटेगरी इट इज 74 ईयर्स। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा। अनलेस इंडिया का सेंसस इशू नहीं हो सकता, हो जाता, तब तक हम लोग इन्हीं रिपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं इंडिया के डेमोग्राफिक्स और इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट न्यूज वी हैव इंडिया सोशल सिक्योरिटी कवरेज जंप्स टू 64.3%, रैंक सेकंड ग्लोबली। देयर इज अनदर रिपोर्ट व्हिच हैज बीन प्रेजेंटेड बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंडर ही काम करती है। इसका कहना यह है कि इंडिया में पिछले एक डेकेड में, मतलब पिछले 10 सालों में इंडिया का जो सोशल सिक्योरिटी कवरेज है, लोगों को हेल्थ कवरेज मिलना, लोगों को घर की, लोगों को हाउसिंग फैसिलिटी का कवरेज मिलना, लोगों को फाइनेंशियल कवरेज मिलना, ये जो सारी चीज़ें हैं इनको हम सोशल सिक्योरिटी कहते हैं। और गवर्नमेंट का कहना और इस रिपोर्ट का कहना ये है कि 2014 में इंडिया का सोशल सिक्योरिटी कवरेज वाज ओनली 19% इन 2015, और ये 19% इन 10 सालों में अब 2025 में बढ़ के 64.3% पर पहुंच चुका है। एंड दैट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया इन दिस टर्म्स। और उसके मेन रीजंस क्या हैं? दीज आर द पेंशन स्कीम्स। इन स्कीम्स की वजह से ही इंडिया का सोशल सिक्योरिटी कवरेज काफ़ी हद तक बढ़ गया है। जैसे अटल पेंशन स्कीम है, आयुष्मान भारत स्कीम है, श्रम योगी मानधन योजना है, जीवन ज्योति योजना है, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इन स्कीम्स की वजह से ही इंडिया में सोशल सिक्योरिटी में राइज देखने को मिला है। सो ऑल दी स्कीम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। आप इनका स्क्रीनशॉट लेके इनको प्लीज़ डिटेल में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। Next in the news we have, there is a new sanctuary that has been declared by Tamil Nadu, which is a Greater Flamingo Sanctuary, जिसको डिक्लेयर किया गया है धनुषकोडी एरिया में। धनुषकोडी एरिया जो है वो इंडिया का ये एरिया है जहाँ पर हम अप्रॉक्सीमेटली कहते हैं कि इंडिया का एंड हो जाता है, लैंड एरिया ऑफ इंडिया का एंड हो जाता है। इस एरिया में हर साल काफ़ी सारे ग्रेटर फ्लेमिंगोज देखने को मिलते हैं, विच इज़ वन ऑफ आवर माइग्रेटरी बर्ड्स इन इंडिया। तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए इस एरिया को एक ग्रेटर सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया है। ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी डिक्लेयर किया है, नोटिफाई किया है स्टेट गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट करके इसको पूरा इलेबोरेट कर देगी। इसके अलावा ये जो सेंचुरी है इट इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। ये जो पूरा एरिया जहाँ सेंचुरी डिक्लेयर करी एट अ वाइडर लेवल इट इज ऑलरेडी अ बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, दैट इज गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, जिसका टोटल एरिया 524 हेक्टेयर्स का है। उसमें से कुछ पार्ट इसमें डिक्लेयर कर दिया गया है। सो दिस इज अ न्यू सेंचुरी ऑफ इंडिया विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे दिल्ली सेट टू एस्टेब्लिश इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क। दिल्ली इंडिया का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाने वाला है। ई वेस्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के रिलेटेड एट प्रेजेंट इंडिया में जो लेटेस्ट रूल्स जारी किए हैं गवर्नमेंट ने, दैट इज 2022 ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। जो इन रूल्स के अंडर इंडिया में 106 टाइप्स ऑफ ई वेस्ट को क्लासिफाई करता है। और इंडिया में देयर इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम
वॉल्यूम ऑफ ई वेस्ट प्रेवलेंट राइट नाउ, और इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ई वेस्ट प्रोड्यूसर है। वैल्यूज में बात करें तो इंडिया हर साल 1.6 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ई वेस्ट जनरेट करता है, और ये ई वेस्ट जिसका सिर्फ बहुत कम हिस्सा ही हम लोग सही तरीके से प्रोसेस करते हैं। जैसे हमें भी नहीं पता होता इन अ वेरी जनरल लाइफ कि अगर हमारे घर पे कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ख़राब होता है तो हमने उसका क्या करना है, वी लिटरली डोंट नो। उस चीज़ की प्रॉपर प्रोसेसिंग अभी तक इंडिया में नहीं हो रही है। तो ऐसा एक ई वेस्ट इको पार्क बनाया जाएगा जहाँ पे ई वेस्ट की प्रॉपर प्रोसेसिंग होगी, कौन सा पार्ट रीयूज़ होगा, रिसाइकल होगा, उन सब चीज़ों को वहाँ पे डिसाइड करके उसका प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो किया जाएगा ताकि ई वेस्ट को रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट वी हैव अ न्यूज़ रिलेटेड टू इकोनॉमी। आरबीआई के अंडर एमपीसी कमेटी की अभी मीटिंग हुई जिसके अंडर उन्होंने डिसाइड किया है इंडिया का रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया जाएगा। सो नाउ रेपो रेट इन इंडिया स्टैंड्स एट 5.5%। एमपीसी कमेटी की हर 2 महीने बाद एक मीटिंग होती है जिसमें वो मेजरली इसी रेपो रेट को डिसाइड करते हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेट ऑफ इंडिया। रेपो रेट अगर जनरल सेंस में समझना हो तो वो रेट है जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, और इस रेट के कम होने का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम कम हो रहा है। जब जब कंट्री का इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल होता है या कंट्री का इन्फ्लेशन कम होता है, उस केसेस में रेपो रेट को कम कर दिया जाता है, मतलब लोन को सस्ता कर दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लें, डिमांड बढ़ाएं और हम कंट्री की ग्रोथ को आगे जाके बढ़ा सकें। रेपो रेट के अलावा और भी कुछ रेट्स होते हैं जो यहाँ पर डिसाइड किए जाते हैं। तो कभी भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो लेटेस्ट जो भी एमपीसी मीटिंग होगी उसमें इन रेट्स को जरूर रिवाइज करके जाना है, बिकॉज एग्जाम में लेटेस्ट पूछा होगा, अगर आपको पुराना पता होगा दैट विल कॉज अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो ये लेटेस्ट रेट्स हैं जो अभी इस साल डिक्लेयर किए गए हैं। नेक्स्ट इन द न्यूज वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर इज अ बॉडी जो प्राइम मिनिस्टर को इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर एडवाइस करती है। उसके अभी चेयरमैन थे काफी लंबे टाइम से विवेक देब्रॉय। विवेक देब्रॉय की अभी लेटेस्ट डेथ हुई है जो इस कमेटी के, इस कमीशन के पहले चेयरमैन थे। Since his death, there has been no permanent president or chairman of this particular commission. तो अब finally वो उस पोस्ट को फिल कर दिया गया है। इकोनॉमिस्ट एस महेंद्र सिंह has been appointed as Economic Advisory Council to the Prime Minister के चेयरमैन इनको अपॉइंट किया गया है। So this is a very very important appointment of India. इसका कोई टेन्योर अगर हम कहें तो फिक्स नहीं होता है। अभी तक ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी एज एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर रहे थे, टेम्पररी उनको अपॉइंट किया गया था। सो नाउ वी हैव अ परमानेंट चेयरमैन फॉर दिस काउंसिल। तो इसका परमानेंट चेयरमैन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इन द न्यूज वी हैव एमडी एंड सीईओ ऑफ एलआईसी। एलआईसी जैसे सारे ऑर्गेनाइजेशंस, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस के एमडीज एंड सीईओज को अपॉइंट करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो। ये जो ब्यूरो है ये हमारे गवर्नमेंट को और हमारी जो काउंसिल है, जो कमेटी है, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, उसको एडवाइस करता है कि हम किसको अपॉइंट कर सकते हैं। तो इनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग अभी आर डोरिस्वामी को अपॉइंट किया गया है एज एमडी एंड सीईओ ऑफ एलआईसी। एलआईसी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपनी ऑफ इंडिया। तो उसमें अगर कोई भी नया अपॉइंटमेंट होता है तो वो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और वो हर तरह के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इन द न्यूज वी हैव ग्राम पंचायत को रिकॉग्नाइज कर दिया गया है अंडर न्यू डिजिटल गवर्नेंस अवार्ड्स। हर साल गवर्नमेंट कुछ गवर्नेंस अवार्ड्स देती है। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंडर एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस करी है। गवर्नमेंट एक अवार्ड्स देती है जिनको नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस बोला जाता है। इन अवार्ड्स के अंडर ग्राम पंचायत की एक नई कैटेगरी ऑफ अवार्ड्स को इंक्लूड किया गया है। उस कैटेगरी का नाम क्या है? ग्रास रूट लेवल इनिशिएटिव फॉर डीपनिंग सर्विस डिलीवरी एट ग्राम पंचायत और इक्विवेलेंट ट्रेडिशनल लोकल बॉडीज। बेसिकली इसका पर्पस क्या है कि ग्राम पंचायत या फिर कोई भी लोकल बॉडीज, इक्विवेलेंट लोकल बॉडीज जो ग्रास रूट लेवल पे इंडिया में ई गवर्नेंस को, मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को प्रमोट करने में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, इसके अंडर अब ग्राम पंचायत को रिकॉग्नाइज किया जाएगा एंड अंडर नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस इन बॉडीज को अब हर साल अवार्ड्स दिए जाएंगे। तो इस साल का वो फर्स्ट एडिशन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। इन द वेरी फर्स्ट एडिशन गोल्ड जो अवार्ड है वो रोहिणी ग्राम पंचायत को दिया गया है, दैट इज इन महाराष्ट्र। सिल्वर अवार्ड दिया गया है
है वेस्ट मजलीशपुर ग्राम पंचायत इन त्रिपुरा, ज्यूरी अवार्ड मिला है पलसाना ग्राम पंचायत इन गुजरात एंड ज्यूरी अवार्ड ऑल्सो टू स्वागती ग्राम पंचायत इन ओडिशा। और इस अवार्ड के अंडर एक ट्रॉफी, सर्टिफिकेट एंड 10 लाख रुपए दिए जाते हैं गोल्ड प्राइज के लिए, 5 लाख दिए जाते हैं सिल्वर प्राइज के लिए। तो जो ग्राम पंचायत या लोकल बॉडीज ई गवर्नेंस में हेल्प करने की कोशिश कर रही हैं, उनको इस अवार्ड के अंडर हर साल रिकॉग्नाइज किया जाएगा। एंड नाउ बिकॉज दिस इज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द अवार्ड्स, तो ये एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इनको आपने अच्छे से लर्न करने, ग्राम पंचायत, उनकी स्टेट कौन सी है, गोल्ड किसको मिला, सिल्वर किसको मिला, ज्यूरी अवार्ड किसको मिला। नेक्स्ट इन द न्यूज वी हैव एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। इंडिया ने ओवरऑल इसमें सेकेंड रैंक हासिल किया है, विच इज अ वेरी गुड अचीवमेंट फॉर इंडिया। और इस साल की ये एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी गुमी इन साउथ कोरिया एंड दिस इज द 26th एडिशन। इंडिया टोटल 24 मेडल्स लेकर आया है इस चैंपियनशिप में, जिसमें से वी हैव 8 गोल्ड, 10 सिल्वर एंड 6 ब्रॉन्ज, जो कि इंडियन एथलीट्स ने इस कॉम्पिटिशन में हासिल किए हैं। नन अदर देन ऑब्वियसली चाइना इज एट पोजिशन 1 with 32 medals. Japan is at third position with 28 medals. So top 3 countries हमने याद रखनी है, China, India and Japan. And second position is Athletic Asian Championship में इंडिया के लिए एक big achievement है। Next is India England Test Series will now be known as Tendulkar Anderson Trophy. तो ये एक इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड एंड बीसीसीआई का एक जॉइंट डिसीजन है कि इंडिया इंग्लैंड की जो भी टेस्ट सीरीज होंगी उनका अब नाम चेंज कर दिया गया है। नाम रख दिया गया है इंडिया की तरफ से तेंदुलकर एंड इंग्लैंड की तरफ से एंडरसन। ओरिजिनली इसका कुछ डिफरेंट नाम था। इंग्लैंड में इसको पटौदी ट्रॉफी के नाम से जाना जाता था, इंडिया में इसको एंटनी डे मेलो ट्रॉफी के नाम से जाना जाता था। अब इसका नाम चेंज करके तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी रख दिया गया है। This is a major news from sports section. Next in news we have important days, World Food Safety Day which is observed on 2nd on June और इसका जो थीम है इस साल का that is Science in Action। ये फूड सेफ्टी के केस में साइंस हमें कैसे हेल्प कर सकती है। WHO एंड FAO की तरफ से इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसको ऑब्जर्व किया जाता है ताकि वर्ल्ड ओवर फूड सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। नेक्स्ट इन द न्यूज वी हैव 125th डेथ एनिवर्सरी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा which is observed on 9th of June। इस दिन को बलिदान दिवस के तौर पे इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है। बिरसा मुंडा इंडिया के एक फ्रीडम फाइटर थे, फ्रीडम फाइटर फ्रॉम द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ इन झारखंड, जहाँ पे उन्होंने उलगुलन मूवमेंट नाम की एक मूवमेंट लॉन्च करी थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ एंड ही डाइड इन ब्रिटिश कस्टडी ओनली ऑन 9th of June। तो उस दिन को हम बलिदान दिवस के तौर पे ऑब्जर्व करते हैं। बिरसा मुंडा का इंडिया में बर्थ एंड डेथ दोनों ईयर्स ऑब्जर्व किए जाते हैं, दोनों डेज ऑब्जर्व किए जाते हैं। हिज बर्थ डेट इज 15th of November जिसको इंडिया में जनजातीय गौरव दिवस बोला जाता है, दैट इज नेशनल प्राइड डे। एंड हिज 9th of June इज हिज डेथ एनिवर्सरी जिसको इंडिया में बलिदान दिवस के तौर पे ऑब्जर्व किया जाता है। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में एट प्रेजेंट ट्राइबल आइकन बिरसा मुंडा को कंसिडर किया जाता है। नेशनल मूवमेंट को पढ़ते वक्त इनका एक काफी इंपॉर्टेंट जिक्र आता है। तो कुछ टाइम से इंडिया में इनको काफी पॉपुलराइज किया गया है, इनकी एक काफी बड़ी स्टैचू भी एस्टेब्लिश करी गई है बाय द NDA गवर्नमेंट। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ही इज अ पर्सन इन न्यूज फॉर एवरी ईयर नाउ, सो ये एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज में है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर दैट इज बीन ऑब्जर्व्ड ऑन 12th of June और इस साल का हमारा थीम है प्रोग्रेस इज क्लियर बट देयर इज मोर टू डू, लेट्स स्पीड अप एफर्ट्स। चाइल्ड लेबर के रिलेटेड जो भी एफर्ट्स हैं वर्ल्ड लेवल पर वो काफी बड़े लेवल पर हो रहे हैं, बट स्टिल देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो इन चाइल्ड लेबर। जैसे ये डाटा कहता है कि 2000 से लेके 2020 तक चाइल्ड लेबर 85.5 मिलियन से कम हो गई है, मतलब इस वैल्यू से चाइल्ड लेबर कम हो गई है। अराउंड 160 मिलियन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड आर एंगेज्ड इन चाइल्ड लेबर। स्टिल नाउ देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर इन द वर्ल्ड, तो उसकी अवेयरनेस के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। सो दीज वर ऑल दी करंट अफेयर्स फ्रॉम सेकेंड वीक ऑफ जून। बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर।